आप लोग का फिर से हमारे एक्स्ट्रा क्लास में स्वागत है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और अपने घरों में अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम आपके बीच जो लेकर के आए हैं वो प्रकाश से रिलेटेड लेकर के आए हैं। अभी से 10 दिन तक हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, कुछ मशगूली की वजह से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आइंदा इसके बाद से जो रोजाना कोशिश रहेगी कि रोजाना आपके, है ना, इस एक्स्ट्रा क्लासेस में चैनल पर आपको रोजाना वीडियो को प्रोवाइड किया जाए, है ना। तो क्योंकि अभी थोड़ा सा मसूली की वजह से नहीं दे पा रहे थे, वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी मसूली खत्म हो चुकी है। तो अब से रोजाना आपके बीच वीडियो रोजाना आपके बीच आते रहेगी, है ना। तो आज जो मैं आपके फिर से वही लेकर के आया हूँ, प्रकाश का परावर्तन के बारे में, है ना। अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जितने भी वीडियो आपने देखा होगा या अब तक नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख ले, ताकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, पूरा टॉपिक A to Z, पूरा टॉपिक प्रकाश का परावर्तन के बारे में, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पूरा A to Z उसमें बता दिया गया है, पूरा डिटेल से ना। अपना लैंग्वेज, हर एक टॉपिक को अपने लैंग्वेज में समझाते गए, है ना, ताकि आपको और भी अगर कुछ इसमें डाउट अगर है या अगर कुछ डाउट है कि हाँ सर ये जब नहीं करा है तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि अगर वो कोई टॉपिक छूट गया होगा तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं, है ना। तो अभी तक जो चल रहा था वो प्रकाश से रिलेटेड चल रहा था, ठीक है। तो प्रकाश के बारे में आज मैं जो आप लेकर गया हूँ कि प्रकाश का परावर्तन में एक है कि अवतल दर्पण में प्रूफ करना है ना, सिद्ध करना है कि F बराबर R/2, और एक उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2, ठीक है। तो आज मैं आपको जो इसमें इस वीडियो में जो आपको बताया जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन में कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को किस तरह सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में, यानी कई सेशन में ये क्वेश्चन, है ना, इसका सवाल आया है। तो आप इसको क्वेश्चन नोट करें, इसको पहले लिखिए। सवाल क्या है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे, अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि F बराबर R/2, ठीक है। अवतल दर्पण में इसको सिद्ध करना है, फिर, है ना, उत्तल दर्पण के बारे में भी सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप इसको इसलिए समझिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका ये 5 मार्क्स नहीं बल्कि 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले, इसको बनाने से पहले, इसको सबसे पहले अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के बारे में हमको इसका फिगर पहले बनाना होगा, ठीक है। तो फिगर बनाते हैं पहले इसका। अवतल दर्पण है तो मालूम है कि अवतल दर्पण को बाहर से पेंट करते हैं, अंदर से पेंट करते हैं। इसको अवतल दर्पण किस कहां से पेंट किया जाता है? अवतल दर्पण को बाहरी सतह से हम पेंट कर देते हैं ना, और भीतरी सतह से दर्पण से परावर्तन होता है, ठीक है। ये मेरा हो गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसको क्या, इसका नाम तो जानते ही है, क्या है? P है, क्या है? P। और इसका नाम F है, और ये C यानी वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो थोड़ा सा हमारा ये है मेरा अनंत, ठीक। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं ना, अनंत से वस्तु आ रही है। आने के बाद आपको मालूम है कि जब वस्तु दर्पण से टकराने के बाद कहां से, दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरती है? हमेशा फोकस से होकर के गुजरती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे कहां से, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र से, ठीक है। ये मेरा पूरा तरीके से फिगर बन गया, ठीक है। इसमें आप क्या करो कि इसमें, अच्छा, ये जो हमारा है, जो जा रही है, इसका नाम क्या है ना। ये जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपको बताए थे। इसका नाम क्या है? इसका नाम मेरा है, इसका नाम है, और इसका भी नाम है, इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण, ठीक है। और इसका नाम क्या है? परावर्तन। लौट कर जो जा रहा है इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण, है ना। यानी अब देखिए क्या है, आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा कर जो जा रहा है इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण, ठीक है। इसके बाद ये जो
इसका इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, ठीक है, और इसको मान लेते हैं M1 और इसको M2। ये मेरा M और M डैश, ठीक है। ये मेरा पूरी तरीके से फिगर बन गया है। अगर आप इसको अगर बना लिए है ना, तो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स ये मिल जाएगा इससे आपको, ठीक है। क्योंकि टोटल ये हमारा मार्क कितना मार्क्स का रहता है, ये पूरा 6 मार्क्स का रहता है। टोटल फिजिक्स में अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो ये 6 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में इसको किस तरह प्रूव करना है वो देखिए यहाँ ध्यान से, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है कि माना M और M डैश, है ना। M इसमें अभी बीच बीच में जो आएगा इसको हम आपको अच्छे से बताते चलेंगे, है ना। M और M डैश एक कौन सा दर्पण, अवतल या उत्तल दर्पण है, बताइए। M और M डैश एक अवतल दर्पण, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है। उसके बाद आपतित किरण ये है हमारा, है ना। तो ए बी क्या है, आपतित किरण है। तो ए बी मुख्य अक्ष, ए बी मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, के समांतर किरण है। देखिए ये मुख्य अक्ष हमारा है ना, मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, ए बी का मुख्य अक्ष समांतर है ना। तो ए बी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है ना। क्या लिखे कि ए बी जो है मुख्य अक्ष के समांतर किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या करना है, इतना लिखने जो आसान से आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद करना है इसमें कि त्रिभुज, अब यहाँ से मेरा शुरू होता है जो हमारा असल, जो जहां से समझने का है, यहाँ से आप समझिए ध्यान से। थोड़ा सा गला बैठने की वजह से सही से बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन समझ जाइएगा इंशाल्लाह। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ से आप माने ये जो हमारा बना है। अच्छा अब ये बताइए कि आपतित किरण ये मेरा अभिलंब है, ठीक है, आपतित किरण, और ये मेरा है, ये मेरा क्या है, आई है, क्या है, एंगल आई है ना। आपतित किरण और अभिलंब के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, ठीक है। और परावर्तन कोण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं ना। अब इससे पहले लिखा है ना कि आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के कोण को आपतन कोण, और परावर्तन कोण किसे कहते हैं कि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और आपतन, ये परावर्तित किरण, और अभिलंब के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया आई हो गया, और ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा हो गया एंगल आर, है ना, एंगल आर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आप एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक चीज समझिए कि एंगल आई जो है ये हमारा एकांतर कोण के कारण ये एंगल आई ये दोनों बराबर रहता है। जैसे एग्जांपल देके समझा रहे, जैसे ये हमारा हो गया इस तरह का, अगर ये मेरा हो गया 60 डिग्री, कितना डिग्री या 30 डिग्री, अगर ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये भी 30 डिग्री होगा, लेकिन इसको कहेंगे सम्मुख कोण, क्या कहेंगे, सम्मुख कोण, क्या कहते हैं, सम्मुख कोण। ऐसे एक और नाम है शीर्षाभिमुख कोण,
शीर्षा भिमुख कोण, ठीक है। लेकिन वो हमको इसको नहीं पढ़ना अभी एक। और ये जो हमारा कोण बन रहा है सामने सामने, ये मेरा हो गया सम्मुख कोण, ठीक है। लेकिन हमें एकांतर कोण किस तरह होगा कि अगर ये हमारा 30 डिग्री है ना, ये अगर मेरा 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये और इसके यहाँ वाला इधर, यानी ये कोना का इधर वाला और ये इस कोना का, तो ये मेरा हो जाएगा क्या 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा। और इस अगर इसे ये है तो इसके वाला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री है। इसी को कहते हैं एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण जेड की तरह होगा, है ना, जेड की तरह होगा, ठीक है। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो, ठीक है। एकांतर कोण अगर आपको पूछा जाए तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना जेड। अगर ये इस तरह अगर यहाँ पर है ना 45 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी इसका एकांतर कोण में यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी तरह यहाँ लिखना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC बराबर जो है तो त्रिभुज या एंगल छोड़ एंगल ABC और एंगल BCF, एंगल ABC, एंगल ए देखो यहां से लेकर यहां A B और C, इस तरह A B है ना, A B और C, ठीक है। और ये हमारा इस तरह बना हुआ है ना, ABC और BCF। ये जो हमारा कोण ये ABC बना है ना, ABC और BCF क्या है, एकांतर कोण बन रहा है, देखिए एकांतर कोण। तो ये हम इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC और ऐसा, इससे पहले एक काम लिखो, इससे पहले एक चीज लिखो कि एंगल I जो है, एंगल I एंगल R के बराबर है। अब किस तरह बराबर है, किस के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से ना, या इसमें लिखिए परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। अब इसको क्यों लिखे, क्योंकि आपको पढ़ाया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है, दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या लिखा थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर वही लिखे है कि एंगल I और एंगल R क्या है, बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि एंगल I और एंगल R भी है ना, दोनों को कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इसको लिखे है ना। उसके बाद जो हमें लिखना है कि एंगल AB और एंगल ABC बराबर एंगल BCF। अब ये किस तरह किस वजह से हो रहा है, कौन सा कौन से बन रहा है, एकांतर कोण से, है ना। एकांतर कोण की वजह से ये बन रहा है। ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण की वजह से है, ठीक है। उसके बाद एंगल ABC एंगल BCF एकांतर कोण का है। अच्छा, इसी तरह अगर ये बताया जाए कि एकांतर कोण से है तो ये हमारा क्या हो जाएगा CF जो है, हमारा CF जो है वो क्या हो जाएगा BF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम किसको किस तरह लिखे हैं कि देखिए कि यहाँ पे लिखिए कि त्रिभुज BCF में, ठीक है, BCF में CF बराबर BF, इसको किस तरह लिखे। और इसको एक चीज समझ ले कि यहाँ पे इसको समझने से पहले एक और चीज समझे कि एक होता है समद्वि बाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु त्रिभुज को यहाँ पर समद्वि बाहु त्रिभुज के बारे में यूज होगा, है ना। तो आप यहाँ समझे कि समद्वि बाहु त्रिभुज कैसे होगा। अगर यहाँ BCF लिखे है ना, BCF में CF बराबर PF हम किस तरह लिखे समझेगा ध्यान से। अगर यहाँ पर दिया हुआ A B और C, ठीक है, अगर ये एंगल कोण अगर 30 डिग्री बन रहा है तो ये भी 30 डिग्री होगा, है ना। इसको कहते हैं समद्वि बाहु, द्विबाहु त्रिभुज, है ना। समद्वि बाहु त्रिभुज में क्या है कि दो भुजा क्या है, बराबर होना चाहिए। अब इसका अगर ये 30 डिग्री यहाँ बना तो इसके सामने वाला ये कोण, जहां कोण बना यहाँ एक कोण यहाँ बना और एक कोण यहाँ बना, तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, जब इसके सामने वाला ये बना तो ये मेरा हो गया AB। क्या हो गया AB। इसके सामने वाला जो इसके सामने वाला इस एंगल के सामने वाला ये कोण बना तो इसका नाम क्या हो गया
ए बी, और इस एंगल जो कोण बना है इसके सामने वाला कौन है ए सी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा एंगल ए और एंगल ए बी बराबर एंगल ए सी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि अगर एंगल इस तरह दिया हुआ है कि ऐसा दिया हुआ है इस तरह, है ना, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर एफ है। ठीक है, तो अगर हमारा ये एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, एंगल यहाँ पर क्या दिया हुआ है एंगल आर दिया हुआ है ना, एंगल आर दिया हुआ है, और यहाँ एंगल क्या दिया हुआ है एंगल आई दिया हुआ है। तो बताइए कि अगर एंगल आई यहाँ है तो एंगल इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बी एफ, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा सी एफ। तो वही लिखे कि समद्विबाहु त्रिभुज के कारण हो रहा है, तो यहाँ पर लिखे एंगल बी सी एफ बराबर सी एफ, है ना। ये जो है एंगल आर जो है इसके सामने वाला हो जाएगा सी एफ हो जाएगा, है ना, सी एफ हो जाएगा, और एंगल आई का क्या हो जाएगा बी एफ। तो वही लिखे एंगल सी एफ बराबर एंगल बी एफ। ये मेरा हो गया समीकरण एक हो गया। ठीक है, और इसके बाद एक और है कि यदि बी, है ना, अब इसको करने के बाद क्या है कि बी और पी को देखना है। ठीक है, यदि बी कॉमा पी के बहुत ही निकट हो तो अब बी और एफ बी कैसे निकट हो जाएगा कि यदि बी और पी, यानी अगर ये अवतल दर्पण में बनाया, अब बताओ कि ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर है, लग रहा है, हाँ बराबर तो नहीं लग रहा है लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब हाँ थोड़ा सा मतलब यहाँ पर है ना। तो ये जो थोड़ा सा जो लाइन लग रहा है इसको नजदीक करेंगे तो ये क्या है यहाँ अगर इसको थोड़ा सा और झुकाएंगे तो यहाँ इक्वल हो सकता है ना। तो इसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये लिखे यदि b कॉमा पी के बहुत ही निकट है, यानी b है और p के जब बहुत ही नजदीक आ जाएगा तो इक्वल लगभग हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या किस तरह लिखते हैं कि बी एफ बराबर क्या लिखेंगे हम बी एफ बराबर क्या लिखेंगे बी एफ बराबर पी एफ लिखेंगे। ठीक है, तो यदि बी और पी को बहुत ही निकट कर दिया जाता है ना, नजदीक कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा बी एफ जो हो जाएगा किस तरह हो जाएगा बी एफ जो हमारा हो जाएगा वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा पी एफ। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 और 2 अगर निकल गया तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूरा अच्छा से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से यही तक समझना था, क्योंकि अगर ये आपको यहाँ तक समझ में आ गई तो इसके बाद बहुत ही आसान है ना, अब मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरा समीकरण 1 2 निकल गया। अब यहाँ से आपको लिखना है, अब यहाँ से आपको अच्छा समझना है ये के सीपी यानी, है ना, मुख्य अक्ष सीपी। तो यहाँ पर लिखो कि सीपी बराबर अच्छा सीपी को यहाँ पर इस लाइन दिया हुआ है, ये मेरा हो गया सी हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया एफ और ये हो गया मेरा पी। हम किसको लिए इन दोनों को लिए सीपी को। तो सीपी को जब हम लिए हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं ना, इन दोनों को और इन दोनों को जोड़, यानी इनको जोड़ दे और इनको जोड़ दे, तो यानी सीपी बराबर सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं। देखो सीपी को हम सी एफ प्लस पी एफ ये एफ पी लिख सकते हैं ना। तो उसके बाद इसको लिख सकते हैं, लिखने के बाद क्या है, अच्छा आप पढ़े होंगे कि सीपी जो है ये अगर हम इसको गोल कर दे, है ना, इसको अगर हम कर दे इसको इस तरह तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा मेरा त्रिज्या हो जाएगा। तो सीपी मेरा क्या हो जाएगा सीपी मेरा हो जाएगा आर हो जाएगा, है ना। आर होने के बाद अब पी एफ, है ना, सी एफ क्या हो जाएगा। अब सी एफ को समझने के लिए आपको ये ध्यान है कि अगर सी एफ बराबर क्या है बी एफ, सी एफ बराबर क्या है सी एफ बराबर क्या है बी एफ, अब बी एफ बराबर क्या है पी एफ, तो पी एफ बराबर अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए फिर से कि यदि अगर सी एफ जो है वो पी एफ के बराबर है, सी एफ किसके बराबर है पी एफ के बराबर है, और पी एफ किसके बराबर है पी एफ बी एफ किसके बराबर है पी एफ के, तो पी एफ क्या सी एफ के बराबर नहीं होगा। समझिए फिर से एक बार कि यदि मेरा सी एफ जो है वो बी एफ के बराबर है, सी एफ किसके बराबर है बी एफ के बराबर, तो क्या बी एफ किसके बराबर है पी एफ के, तो पी एफ क्या सी एफ के बराबर नहीं हो सकता है ना। तो हम यहाँ पर आप क्या किए कि पी एफ बराबर क्या है सी एफ, तो यहाँ सी एफ बराबर नहीं कर सकते पी एफ, सी एफ बराबर यहाँ इसको ब्रैकेट लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में इसको लिख ले कि सी एफ बराबर पी एफ, इसलिए
ठीक है। तो यहाँ के सी एफ बराबर क्या हो जाएगा मेरा, पी एफ हो जाएगा, है ना, पी एफ प्लस पी एफ, ये मेरा हो गया सेम। अब आर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, आर बराबर, अच्छा पी एफ कितना हो गया, टू पी एफ, है ना, पी एफ क्या हो गया, टू पी एफ। अब इसको क्या लिखते हैं, आर बराबर टू, अब पी एफ हो, देखो पी एफ के इन दोनों के बीच की दूरी में क्या कहते हैं, इसको हम फोकस नहीं कहते हैं, पी एफ के पी एफ है ना, पी एफ को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। ये आपको इससे पहले वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और यहां से लेके यहां तक क्या कहते हैं, सी एफ कहते हैं ना, वक्र यानी इसको आर कहते हैं पूरा, ठीक है। तो पी एफ मेरा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, है ना, यानी टू को टू लिख दे, अब पी एफ को एफ हम लिख सकते हैं। अब क्या करें कि इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। आर बराबर टू पी एफ, है ना, इसको हम फिर से यहीं पे लिखे दे करके, थोड़ा सा छिप जा रहा था इसीलिए। अब हम आर बराबर लिख सकते हैं कि टू, अब पी एफ को हम क्या लिखे, पी एफ को एफ लिखेंगे, है ना। अब आर को आर, ये है ना गुना में है तो गुना में तो बटे में जाएगा, है ना, टू अब बराबर एफ, या एफ बराबर आर बाय टू, ये मेरा हो गया प्रूफ, है ना, ये मेरा हो गया प्रूफ, एफ बराबर आर बाय टू, ये मेरा हो गया प्रूफ्ड, है ना। इसको एक बार फिर से आपको समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है ना, ये थोड़ा सा हार्ड भी है ना। अगर इसको आपको अगर समझ में आ गया है तो आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए एक बार, ताकि आपको अच्छा और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर मालूम रहा तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आप इसको एक से दो बार देखिए, नहीं समझ आ रहा है फिर से देखिए, है ना, देखने के बाद ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसमें अवतल दर्पण के बारे में सिर्फ अभी इसको बताया गया है, क्योंकि अवतल दर्पण के बाद एक उत्तल दर्पण के बारे में सेम इसी तरह का लैंग्वेज लिखा गया, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, इसके अलावा सब टोटल इसमें सेम रहेगा, ठीक है। और फिगर थोड़ा सा एक्सचेंज रहेगा, तो इसको एक बार इसको फिर से एक बार समझिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अवतल दर्पण के बारे में अगर कहा जाए कि सिद्ध करे कि अवतल दर्पण को सिद्ध करे कि एफ बराबर आर बाई टू, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस तरह का फिगर बनाना है ना, इस तरह का सबसे पहले क्या करना है, फिगर बनाना है, इसको हटाते हैं, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है फिगर बनाना, ठीक है। करना क्या है, इस तरह का बनाना है, पहला इस तरह का ना, बनाने के बाद बाहर से पेंट कर देना है, पेंट करने के बाद ये तो नॉर्मल जानते ही है, इसको क्या नाम है, पी है ना, इसको एफ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सी कहते हैं। इनको थोड़ा सा, ये मेरा हो गया अनंत हो गया, और इनको एम और एम डैश, इसको एम और एम डैश इसको मान ले, है ना। और उसके बाद ये मेरा और दर्पण, कोई वस्तु आया टकराने के बाद फोकस से हमेशा जानते हैं कि फोकस से गुजरता है ना, और टकराने के फिर दूसरा हमारा क्या है, वक्र केंद्र से हमारा ये यहाँ गया। अच्छा, ये जो हमारा क्या है, इसको ए बी मानते हैं, ठीक है, और इसको ए बी हो गया, और फिर इसको ये एरो दे दे, इसका नाम क्या है, आपतित किरण, क्या नाम है, आपतित किरण, इसका नाम क्या है, परावर्तित किरण, क्या है, परावर्तित किरण। ये हमारा फिगर बन गया, बस इसी तरह का बनाना था। और क्या करना था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतन कोण को मालूम है कि आपको इससे पहले भी बताया कि आपतन कोण को आई से सूचित किया था, आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो आप इतना कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है कि अगर एंगल आई अगर इस तरह इधर है तो इधर इस और ये रहेगा एंगल आई, क्योंकि ये एकांतर कोण के कारण होता है, ठीक है। तो अभी इसमें पहले इसमें वीडियो बताए थे, है ना। ये अगर आपका इतना फिगर बन गया है तो आपको आसान से इसी फिगर को देख करके पूरा आप बना सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी जो देखा इसी से मैंने पूरा इसको बनाया, ठीक है। एक एक बार समझते चले फिर से कि माना यहां से लिखे है ना, कि माना एम डैश एक अवतल दर्पण है, एम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है ना, बना हुआ है। और दूसरे क्या लिखे कि ए बी मुख्य अक्ष के समांतर किरण है। ए बी क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा
मुख्य अक्ष है ना, ये क्या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष एक और नाम क्या है, प्रधान अक्ष है ना। तो ये भी क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है ना। दर्पण से परावर्तन के टकराने के बाद मुख्य फोकस, आपको मालूम है कि हमेशा कहां से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे कि एंगल आई, अब यहाँ पर हम एंगल आई और एंगल आर का यूज जब किए तो हम क्या किए कि एंगल आई और एंगल आर, आपको मालूम है इससे परावर्तन के नियम में क्या पढ़ाया था कि एंगल आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है ना, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, समतल में होते हैं। और दूसरा क्या लिखा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या बराबर होते हैं ना। तो यहीं पर वही लिखे कि एंगल आई यानी आपतन कोण और एंगल आर यानी परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, परावर्तन के नियम से इक्वल होते हैं यानी बराबर होते हैं, ठीक है। बराबर कर दिए दोनों को। अब इसको करने के बाद क्या है कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, क्या लिखे एंगल ए बी सी और बी सी एफ, ए बी सी और बी सी एफ। इसको क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ एकांतर कोण का यूज हो रहा है ना। तो क्या किए कि एंगल एबीसी और एंगल बीसीएफ किसके कारण हो रहा था, एकांतर कोण के कारण। एकांतर कोण के कारण आपको बताए थे कि अगर यहाँ पर अगर इस तरह अगर एंगल यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये नहीं होगा बल्कि ये मेरा क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा है ना। ये मेरा हो गया एकांतर कोण है। एक और ये कि इसको अगर ये इधर है, ठीक है, तो इसको सामने वाला क्या कहते हैं, सम्मुख कोण। अगर ये इससे ये यहाँ है, ठीक है, इसके वाला इधर रहेगा, इस तरह वाला रहेगा। अगर ये कोण अगर यहाँ 30 डिग्री तो ये भी हमारा होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये संगत कोण पे हो जाएगा। तो क्योंकि आपको ये जो आपको चैप्टर है पूरा त्रिभुज के चैप्टर में आपको पूरा डिटेल्स जब पढ़ाएंगे तो उसको और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी बीच में आया है तो वो भी फिजिक्स में आया है तो आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा है ना। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो रहा है। तो वही अगर यहाँ एंगल आई है तो एंगल क्या हो जाएगा, ये मेरा इधर इसके वाला एंगल आई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको एक चीज और बताए थे कि अगर एकांतर कोण को समझना है तो आप सिर्फ जेड बना दो है ना। एकांतर कोण को समझना है तो आप सिर्फ जेड बना दो और जेड जब बन जाएगा तो यहाँ ये हमारा अगर एंगल अगर हमारे यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एकांतर कोण हो गया है ना। उसका क्या लिखे एंगल बीसीएफ है ना। अब यहाँ से क्या करना है आपको देखना है कि एंगल हमारा एकांतर कोण हो गया तो बीसीएफ है ना। बीसीएफ जो है वो संधि बाहु त्रिभुज के कारण होगा है ना। अब संधि बाहु त्रिभुज क्या है उसके बारे में बताया था अभी कि संधि बाहु त्रिभुज को है ना करना क्या है कि संधि बाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होना चाहिए संधि बाहु त्रिभुज है ना। अगर दो भुजा बराबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि एंगल बीसीएफ में क्या है कि अगर ये हमारा यहाँ पर बीसीएफ अगर ये एंगल आर है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा भुजा बराबर हो जाएगा है ना। और एंगल यहाँ पर एंगल आई है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा है ना। तो इसको लिखिए कि एंगल आर है, ठीक है, एंगल आर है तो इसके सामने वाला कौन है, सी एफ, तो वही सी एफ लिखे है। और इसके बाद एंगल आई के वाला सामने क्या है, बी एफ, तो इसके क्या लिखे बी एफ लिखे, दोनों क्या है इक्वल, ये मेरा समीकरण हो गया। उसके बाद क्या है कि यदि बी और पी के बहुत ही निकट है, बहुत ही नजदीक है, यानी बी और पी को बहुत ही नजदीक कर दिया जाए तो अगर अभी तो बराबर नहीं है लेकिन जब नजदीक कर दिया थोड़ा सा है ना वो नजदीक हो जाएगा, नजदीक कर दिया काफी नजदीक हो जाएगा, काफी निकट कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है बी एफ जो है यानी बी एफ हो जो बी एफ है वो किसके बराबर होता है, बीपी के, बी एफ जो है किसके, बी एफ किसके बराबर होता है, पीएफ के बराबर है, किसके बराबर होता है, पीएफ के बराबर। तो यही लिखे कि बीएफ बराबर क्या लिखे, पीएफ लिखे है ना, पीएफ लिखे, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या किए, इतना करने के बाद क्या है कि सीपी बराबर, सीपी कहां से लिए, अब हमको यहाँ से फिर क्या किए सीपी यहाँ से लिए, सीपी बराबर जब लिए तो पी सी एफ और प्लस क्या हो जाएगा पीएफ हो जाएगा है ना। सीएफ बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर क्या, सीपी बराबर सीपी सीएफ प्लस पीएफ, ठीक है। अब सीपी को क्या कहते हैं, ये पूरा भी पता था ना कि अगर गोल कर दिया जाए तो बीच में आएगा और यहाँ से यहाँ तक क्या आने वाला है क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं ना। तो ये आर लिख दे, सीपी बराबर आर हो गया। और सीएफ, अब सीएफ समझने के लिए यहाँ से आपको बताए थे कि अगर मेरा सीएफ बराबर अगर बीएफ है, सीएफ बराबर बीएफ है और बीएफ बराबर पीएफ है तो पीएफ बराबर क्या हो जाएगा मेरा सीएफ हो जाएगा। तो पीएफ सीएफ बराबर क्या हो जाएगा
पीएफ, ये पीएफ बराबर सीएफ थे, सीएफ बराबर यहाँ कर दिए पीएफ, है ना। तो ये मेरा सेम था तो सेम इसको उतार दिए। अब 1 पीएफ और 1 पीएफ क्या हो जाएगा, 2 पीएफ और आर बराबर 2 पीएफ हो जाएगा। और क्या किए कि 2 आर बराबर 2 पीएफ, और फिर यहाँ पे इसको मैं एक बार फिर से लिखे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखते तो नहीं समझ आता। तो अब यहाँ क्या किया कि आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का 2 लिखे और पीएफ, और आपको बताया था कि इन दोनों के बीच को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारा पीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और आर बराबर क्या होगा 2 और एफ हो जाएगा, और फिर आर को आर, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, इन दोनों के बीच 2 और एफ के बीच मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई जब बराबर की तरह जाता है क्या बट्टे में जाता है, तो 2 कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा, और बराबर एफ कर दिए, या एफ बराबर क्या जाएगा, आर बाय 2। ये मेरा पूरी तरह से ये मेरा प्रूव हो गया, है ना। इतना अगर आप करते हैं तो आपको एग्जाम में 6 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये ज्यादा बनाता नहीं कहेंगे कि, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन है नहीं, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो बहुत ही आसानी से बच जाएगा, है ना। इसके बाद जो रहेगा हमारा दूसरा अवतल दर्पण है ना, उसकी आज अवतल दर्पण की सिद्ध की है, कल का जो वीडियो में रहेगा वो रहेगा उत्तल दर्पण में, है ना, प्रूफ करना है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर कोई डाउट है कहीं पर तो इसको कमेंट में करें, ताकि हम उसको और भी अगर जब नेक्स्ट वीडियो जब बनाए तो आपको अच्छा से और भी एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, गुड बाय।